नमस्ते बच्चों, मैं सरोज गोस्वामी सनातन धर्म राजकीय महाविद्यालय ब्यावर। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है नियोजन प्रदेश कि भारत में जो नियोजन प्रदेश है वो कौन कौन से हैं। नियोजन का मैंने आपको अर्थ, परिभाषा और सब कुछ पहले कंसेप्ट इसका बताया था। तो नियोजन प्रदेश ऐसा भूभाग होता है जिसमें कि आर्थिक निर्णयों को क्रियान्वित किया जाता है, अर्थात आर्थिक विकास हेतु लिए गए आर्थिक निर्णय एवं उनके क्रियान्वयन को नियोजन कहा जाता है। नियोजन के लिए चयनित प्रदेश का स्वरूप प्रशासनिक होता है, क्योंकि प्रशासनिक तौर पे कोई भी जो क्षेत्र होता है उसके आंकड़े एकत्रित करना आसान होता है, क्योंकि नियोजन के लिए जो आंकड़े हैं प्राय प्रशासनिक इकाइयों के अनुसार ही उपलब्ध होते हैं। अतः इस आधार पर नियोजन प्रदेश राष्ट्र भी हो सकता है बड़े स्तर पर, उससे छोटे स्तर पर राज्य, उससे छोटे स्तर पर जिला, उससे छोटे स्तर पर तहसील या विकास खंड भी एक नियोजन प्रदेश हो सकता है। इस प्रदेश में नियोजन के उद्देश्य को पूरा करने के लिए भौतिक तथा सामाजिक सांस्कृतिक समानता होनी आवश्यक है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि कोई भी प्रदेश के अंदर वहाँ पर भौतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक समरूपता देखने को मिलती है, तभी वह क्षेत्र प्रदेश कहलाता है। सामान्यतः नियोजन प्रदेश के लिए निम्नलिखित तथ्यों का होना आवश्यक है। पहला, नियोजन प्रदेश का विस्तार इतना होना चाहिए कि उसमें अर्थव्यवस्था के विकास के लिए आवश्यक पर्याप्त संसाधन उपलब्ध हों। दूसरा, नियोजन प्रदेश के संसाधन भंडार ऐसे होने चाहिए कि उपभोग तथा विनिमय के लिए उत्पादन का एक संतोषजनक स्तर प्राप्त किया जा सके। तीसरा, नियोजन प्रदेश में भौगोलिक दृष्टि से आंतरिक समरूपता होनी चाहिए। और चौथा, इसके कुछ संकेंद्रीय बिंदु होना आवश्यक है, जिसमें कि ये चारों मैंने अभी आपको बताया कि नियोजन के लिए अर्थव्यवस्था के विकास के लिए पर्याप्त संसाधन होने चाहिए, संसाधन भंडार का उपभोग और विनिमय इस प्रकार से हो कि संतोषजनक स्तर प्राप्त हो, भौगोलिक दृष्टि से उस क्षेत्र के अंदर आंतरिक समानता या समरूपता होनी चाहिए और संकेंद्रीय बिंदु होना आवश्यक है। तो इस प्रकार से आपके ये एक नियोजन प्रदेश की कल्पना इस प्रकार से की जा सकती है। आर्थिक नियोजन के लिए प्राकृतिक प्रदेशों एवं उनमें विद्यमान संसाधनों की संपूर्ण जानकारी प्राप्त करना आवश्यक है। किसी भी नियोजन के लिए या किसी क्षेत्र का हम नियोजन कर रहे हैं या उसको वृहद, मध्यम तथा लघु क्षेत्रों में बांट रहे हैं, तो हमें उस क्षेत्र के संपूर्ण संसाधनों, जिसमें कि प्राकृतिक संसाधन और सांस्कृतिक संसाधन दोनों को ही शामिल किया जाता है, उसके बारे में जानकारी होना आवश्यक है या फिर जानकारी हमको एकत्रित करनी चाहिए। तो नियोजन प्रदेश के सीमांकन के समय सर्वप्रथम देश में जो प्राकृतिक प्रदेशों में देश को विभक्त किया गया, तत्पश्चात उसी का जो पदानुक्रम था उसको ही उपविभागों में बांटा गया। सूक्ष्म स्तर पर प्रादेशिक सीमाएं रेखाएं प्रशासनिक सीमा रेखाओं के अनुरूप होनी चाहिए। लघु स्तर की इकाइयों को मिलाकर मध्यम स्तर के नियोजन प्रदेश निश्चित किए गए। इन इकाइयों को एक समूह में मिलाने से पूर्व प्राकृतिक कारकों तथा संसाधनों की उपलब्धता की समरूपता को भी देखा जाता है। तो इस प्रकार से किसी भी क्षेत्र के अंदर हम किसी भी क्षेत्र को नियोजन प्रदेश में हम जब शामिल करेंगे तो उस संपूर्ण क्षेत्र में वहाँ की भौतिक, आर्थिक और सामाजिक समानताएं देखने को मिलती हैं। तो इन सभी उपयुक्त तथ्यों के आधार पर भारत को 13 वृहद और 35 मध्यम स्तरीय नियोजन प्रदेशों में शामिल किया गया। तो इसमें जो सबसे पहला नियोजन प्रदेश है वो है आपका, जो पहला नियोजन प्रदेश है वो दक्षिणी प्रायद्वीपीय पठारीय क्षेत्र है। जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है कि ये वाला जो क्षेत्र है ये पूरा आपके भारत के अंदर, इसका दक्षिण का जो क्षेत्र है इसको एक नियोजन प्रदेश की संज्ञा दी गई है। और इसमें ज़्यादातर ये जो तमिलनाडु का क्षेत्र है और ये वाला केरल का क्षेत्र है उसको शामिल किया गया है। तो इस प्रकार से इस संपूर्ण क्षेत्र के जो प्राकृतिक संसाधन है, क्योंकि यहाँ पर तटरेखा विद्यमान है तो इसलिए मत्स्य पालन के लिए ये क्षेत्र बहुत ज़्यादा उपयुक्त है। इसके साथ साथ इस क्षेत्र में कृषि की फसलें, जिसमें कि चावल, नारियल इत्यादि को शामिल किया जाता है। खनिज संसाधन, क्योंकि ये जो क्षेत्र है वो दक्षिणी प्रायद्वीपीय पठार का भाग है, तो दक्षिणी प्रायद्वीपीय पठार खनिज संसाधन की दृष्टि से बहुत ज़्यादा उपयुक्त क्षेत्र है।
इसके बाद में है वन संपदा। तो वन संपदा भी, क्योंकि ये संपूर्ण क्षेत्र दक्षिणी प्रायद्वीपीय पठार क्षेत्र है, इस संपूर्ण क्षेत्र में नीलगिरी की पहाड़ियाँ, इस संपूर्ण क्षेत्र में दक्षिणी जो दक्षिण में जो पश्चिमी घाट हैं और जो पूर्वी घाट है वो आकर के मिलते हैं। तो ये जो क्षेत्र है वो आपके सघन वनस्पति युक्त क्षेत्र है। इस क्षेत्र में सिंचाई और ऊर्जा के लिए जल संसाधन, तापीय तथा अणु शक्ति संसाधन भी विद्यमान हैं। इसके प्रमुख औद्योगिक नगर जो हैं वो हैं कोयम्बटूर, चेन्नई और कोचीन। इस संपूर्ण क्षेत्र में आवागमन के साधन भी उपलब्ध हैं और इस तरह से संपूर्ण क्षेत्र को, मैंने आपको बताया, इस संपूर्ण क्षेत्र को आपके 3 मध्यम स्तरीय क्षेत्रों में बांटा गया है। पहला जो क्षेत्र है वो है आपके, इसके अंदर ये तमिलनाडु का दक्षिणी क्षेत्र, केरल बी के अंदर आपके, इसमें केरल का तटीय क्षेत्र ए में आता है, बी में तमिलनाडु का उत्तरी क्षेत्र जो मध्यम वाला क्षेत्र है उसको, और दक्षिणी क्षेत्र वो है सी में शामिल किया गया है। ये इसके लघु विभाग हैं जो कि इसमें इसको बांटा गया है। फिर दूसरा आता है आपके मध्यवर्ती प्रायद्वीपीय प्रदेश। ये जो मध्यवर्ती प्रायद्वीपीय प्रदेश है इसमें कौन सा क्षेत्र शामिल किया जाता है? ये वाला जो क्षेत्र है जो कि आपकी केरल के उत्तर वाला क्षेत्र और तमिलनाडु के जो उत्तर वाला क्षेत्र है उसको इसमें शामिल किया जाता है। इसमें ज़्यादातर गोवा का क्षेत्र, कर्नाटक और संपूर्ण आंध्र प्रदेश को इसमें शामिल किया गया है। तो यहाँ पर जो तटीय क्षेत्र है, क्योंकि इसके दोनों ओर तट है, आपके पूरब की और पूर्वी तटीय क्षेत्र और पश्चिम की और पश्चिमी तटीय क्षेत्र, तो इस क्षेत्र के अंदर मत्स्य पालन भी हो सकता है। आंध्र प्रदेश का जो मैदानी क्षेत्र है कृष्णा और आपके गोदावरी और कृष्णा का जो तटीय क्षेत्र है उसमें मैदानी क्षेत्र के अंदर जो कृषि की जाती है वो आपके आंध्र प्रदेश का जो मैदानी क्षेत्र है उसमें कृष्णा और गोदावरी का जो क्षेत्र है वो मैदानी क्षेत्र है, वहाँ पर आपके खेती की जाती है। तो इस प्रकार से ये जो संपूर्ण क्षेत्र है कर्नाटक और गोवा के अंदर लोहा, मैग्नीज, बॉक्साइट, कोयला इत्यादि खनिज प्राप्त किए जाते हैं। मालनड व कुर्ग के आसपास बाग बगीचे साथ ही पर्याप्त जल संपदा भी विद्यमान है। इस संपूर्ण क्षेत्र में हैदराबाद, बेंगलोर, पणजी इत्यादि के जो नगर हैं वो प्रमुख हैं। इस क्षेत्र में जो तुंगभद्रा उद्देश्य परियोजना है वो और औद्योगिक विकास इस संपूर्ण क्षेत्र का बहुत ज़्यादा है। इस क्षेत्र को आप देखो तो इस क्षेत्र को आपके इन क्षेत्रों को अगर आप देखो तो इस क्षेत्र को 4 भागों में बांटा गया है। ए आपके कर्नाटक का दक्षिणी क्षेत्र, बी आंध्र प्रदेश का दक्षिणी क्षेत्र, सी कर्नाटक का उत्तरी क्षेत्र तथा गोवा को इसमें शामिल किया गया है, आंध्र प्रदेश का उत्तरी क्षेत्र जिसको कि डी में शामिल किया गया है। तो इस प्रकार से ये जो संपूर्ण क्षेत्र है इसको 4 उपविभागों में बांटा गया है। इसके बाद में जो आता है वो आता है पश्चिमी प्रायद्वीपीय प्रदेश। इसका जो विस्तार है ये आपका तीसरा जो है वो पश्चिमी प्रायद्वीपीय प्रदेश वाला जो क्षेत्र है वो ये, इसका जो विस्तार है वो महाराष्ट्र का जो तटीय क्षेत्र है तथा आंतरिक जिलों को इसको शामिल किया गया है। इसका जो प्रमुख नगर है वो है मुंबई, पुणे, शोलापुर और नासिक। संसाधनों की उपलब्धता की दृष्टि से यहाँ तटीय क्षेत्रों का मत्स्य पालन, कपास, कृषि, खनिज भंडार, जल एवं अणु शक्ति संसाधन उपलब्ध हैं और जो प्राकृतिक बंदरगाह है वो है आपके मुंबई। तो इस प्रकार से ये जो क्षेत्र है उसको भी 2 भागों में बांटा गया है। आपका तटीय क्षेत्र है उसको बी में रखा गया है और उसका जो आंतरिक क्षेत्र है उसको भाग ए में 3 और 3A और 3B। तो इस प्रकार से इसको भी 2 भागों में बांटा गया है। इसके बाद में आता है आपका चौथा मध्य दक्कन प्रदेश। तो मध्य दक्कन प्रदेश के अंदर अगर आप देखो तो ये वाला जो पूरा क्षेत्र है उसको मध्य दक्कन क्षेत्र के अंदर शामिल किया जाता है।
तो ये जो मध्य दक्कन का जो क्षेत्र है, इसमें पूर्वी महाराष्ट्र का क्षेत्र, मध्य तथा दक्षिणी मध्य प्रदेश और पश्चिमी छत्तीसगढ़, ये वाला जो क्षेत्र है वो छत्तीसगढ़ का क्षेत्र है। इसका जो प्रमुख आपके नगर है वो है नागपुर। यहाँ उद्यान, कपास की कृषि, लोहायस्क कृषि आधारित उद्योग, नर्मदा जल संसाधन, सतपुड़ा तापीय शक्ति संसाधन इत्यादि प्रमुख संसाधन इस संपूर्ण क्षेत्र में उपलब्ध हैं। इसको दो भागों में बांटा गया है। इसका उत्तरी क्षेत्र 4A और दक्षिणी क्षेत्र 4B, इस प्रकार से इसको दो भागों में बांटा गया है। पांचवा जो क्षेत्र है वो है आपका पूर्वी प्रायद्वीपीय प्रदेश। पांचवा जो है वो है पूर्वी प्रायद्वीपीय प्रदेश। इस पूर्वी प्रायद्वीपीय प्रदेश को अगर आप देखो तो इसके अंदर जो पूरा क्षेत्र है प्रायद्वीपीय प्रदेश में, ये वाला जो संपूर्ण क्षेत्र है इसको पूर्वी प्रायद्वीपीय प्रदेश में शामिल किया गया है। तो ये जो पूर्वी प्रायद्वीपीय प्रदेश है, इसमें कौन कौन सा क्षेत्र आता है? उड़ीसा आ जाता है, झारखंड का दक्षिणी क्षेत्र आ जाता है, छत्तीसगढ़ का पूर्वी क्षेत्र आ जाता है, पूर्वी मध्य प्रदेश आ जाता है, उत्तरी पूर्वी आंध्र प्रदेश और कुछ मात्रा में पश्चिमी बंगाल के क्षेत्र इसमें शामिल किए जाते हैं। इस संपूर्ण क्षेत्र में क्योंकि ये तटीय क्षेत्र है तो मत्स्य पालन किया जाता है। कोयला, लोहयस्क, मैग्नीज, बॉक्साइड, अभ्रक, वन संपदा इत्यादि संपूर्ण क्षेत्र में बहुत ज़्यादा है। महानदी की घाटी इस क्षेत्र में स्थित है, जिस कारण कि उसे कृषि क्षेत्र और जलीय और तापीय विद्युत का विकास इस क्षेत्र में हुआ है। लौह इस्पात उद्योगों का जो विकास है वो भी इस क्षेत्र में बहुत ज़्यादा हुआ है। इसमें यहाँ पर राउरकेला, इसमें प्रमुखतः से आपके राउरकेला हो गए, जमशेदपुर, भिलाई, दुर्गापुर, कटक, विशाखापट्टनम, यहाँ पर प्रमुखतः से आपके क्षेत्र के अंदर लौह इस्पात उद्योग धंधे विकसित हैं। इस क्षेत्र में रांची, रायपुर, भुवनेश्वर, भिलाई, ये प्रमुख क्षेत्रों को इसको शामिल किया जाता है। अब इस क्षेत्र के अंदर अगर आप देखो तो ये वाला जो क्षेत्र है, ये जो संपूर्ण क्षेत्र है, ये तटीय क्षेत्र आपके 5A में शामिल किया जाता है। 5B में आपका जो उड़ीसा का आपके उत्तरी पश्चिम वाला क्षेत्र था वो, 5C में छत्तीसगढ़ का जो संपूर्ण क्षेत्र है पूर्वी क्षेत्र, उसको D के अंदर, इसके अंदर आपके जो उत्तर प्रदेश का क्षेत्र है उसको शामिल किया जाता है। 5E में झारखंड का क्षेत्र है उसको, और 5F में आपके उड़ीसा का उत्तरी जो क्षेत्र है उसको शामिल किया जाता है। तो इस प्रकार से आपके ये जो पूर्वी प्रायद्वीपीय प्रदेश था उसको भी इस प्रकार से 1, 2, 3, 4, 5, 6 विभागों में बांटा गया है। इसके बाद में आता है आपका छठे नंबर पे जो आता है वो है आपका गुजरात प्रदेश। ये जो आपके वाला जो क्षेत्र है, ये संपूर्ण क्षेत्र इसको गुजरात प्रदेश में शामिल किया जाता है। इसका जो विस्तार है वो गुजरात राज्य में है। यहाँ संसाधन और उपलब्धता की दृष्टि से पेट्रोल, रसायन, नमक, क्योंकि ये जो तटीय क्षेत्र है यहाँ पर समुद्री नमक का उत्पादन किया जाता है, चूना पत्थर, बॉक्साइड और कृषि का विकास तथा मछली व पशुपालन प्रमुख है, जो आवागमन के साधनों के माध्यम से तथा सांस्कृतिक तत्वों द्वारा एकरूपता लिए हुए है। इस संपूर्ण क्षेत्र को में जो ज़्यादातर आपके प्रसिद्ध अहमदाबाद वाला क्षेत्र, बड़ौदा, सूरत और पोरबंदर इस प्रदेश के प्रमुख नगर हैं। तो इस प्रकार से ये जो क्षेत्र है इसको दो भागों में बांटा गया है। इसमें A है 6A जो कि आपके गुजरात का पूर्वी क्षेत्र है, और 6B गुजरात का पश्चिमी क्षेत्र। तो इस प्रकार से इसको आपके दो उपविभागों में बांटा गया है। तो ये जो क्षेत्र है, इसके बाद में जो क्षेत्र आता है वो आता है आपका पश्चिमी राजस्थान। पश्चिमी राजस्थान का जो क्षेत्र है
ये पश्चिमी राजस्थान का जो क्षेत्र है, इसमें ज़्यादातर आपके राजस्थान का जो क्षेत्र है उसको शामिल किया जाता है। मैं अपने अगले वीडियो में जो इसके बाद के बचे हुए उपविभाग हैं 7 से लेकर के 13, उसके बारे में